Welcome students. Today we are going to start a new chapter, electrostatics. जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका 12th क्लास में भी वेटेज हाई है एज वेल एज ये नीट में भी हर साल काफी क्वेश्चंस देता है। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से। एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और इसमें आपको बहुत फायदा होगा। So today we will have a slideshow. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1 और आप हेडिंग डाल सकते हैं चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। So it will be a slideshow, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। आई एम होपफुल कि आपने हेडिंग डाल ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, you have to note down, you have to make the notes. Charge is the property associated with matter. तो सबसे पहली बात तो यह होगी, it is a property of matter due to which it produces and experiences electrical effect and magnetic effect. अब बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम अच्छे से जानते हैं, तो नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन, अब सवाल उठता है कब, व्हेन चार्ज इज इन मोशन। तो इसमें बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील करता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और एज वेल एज हम ये भी कह सकते हैं, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट it produces electric field. When charge is in motion, it is equivalent to electric current. What is electric current? Electric current is the flow of charge. So when charge is in rest, it produces only one electric effect, that is electric field. When charge is in motion, it is equivalent to electric current. और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज इज इन मोशन। व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आपने नोट कर लिया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट।
चलिए अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। देखिए ये सब आपके नोट्स हैं। द एंशिएंट ग्रीक डिस्कवर्ड एज अर्ली एज 600 बिफोर क्राइस्ट BC that after they rubbed amber with wool, the amber attracts other objects. जब हम अंबर को वूल से रब करते हैं तो अंबर दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। क्यों? Why it happens? Because amber has acquired a net electric charge. तो जब भी अंबर को वूल के साथ रब किया जाएगा तो अंबर क्या करेगा? एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर कर लेगा और that is why it attracts other objects or you may say that other charge bodies. अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? The word electric is derived from the Greek word electron means amber. ये सब आपके जनरल नॉलेज के लिए है, आप इसे नोट कर रहे हैं और मेरे को थोड़ा बताते जाएं कि आपने इसे नोट कर लिया है, so that we can move to the next slide, जिससे हम अगली स्लाइड पर मूव कर सकते हैं। तो ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब होता है अंबर, और यह अंबर में एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है। जब भी अंबर को वूल के साथ रब किया जाता है तो अंबर इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर कर लेता है और ड्यू टू दैट रीजन इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग द अदर चार्ज बॉडीज। अब देखिए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एटम में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस और दूसरा पार्ट होता है अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। तो एटम के सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट का मतलब होता है द पार्ट विच इज अराउंड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में क्या मिलेगा हमें? न्यूक्लियस में हमें मिलेगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज माना जाता है और न्यूट्रॉन अनचार्ज्ड। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो अब हम मेन बात पे आते हैं कि एक न्यूट्रल एटम में क्या होता है। एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इसीलिए दैट इज वाई हम एटम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकली, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? बिकॉज उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिक नेगेटिव चार्ज का जो इंट्रोडक्शन है यहीं से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमें मिलता है कि एटम में दो पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस सेंट्रल कोर पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर पार्ट होता है हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस and electrons are considered negative charge particles and whereas protons are considered positive charge particles। तो नोट करते जाइए और बताते जाइए। ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक एसेंशियल नॉलेज है जो हमें मालूम होना चाहिए, which we must know। अब देखिए
तो यहाँ पे हमने इसे बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है एंड प्रोटॉन इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आती है अबाउट द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हमने आपको अभी बताया था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए काम की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आ गए। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उस पर चार्ज, कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो अब हम जानते हैं कि सोडियम एटम के बारे में बात कर लेते हैं इसमें। और Na+1 का मतलब क्या होगा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो कौन सा चार्ज एक्वायर करता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन एटम Cl-1, it has gained 1 electron, that is why it is carrying the negative charge। तो नोट करते चलिए और बताते चलिए सब लोग। बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये सब बहुत बेसिक नॉलेज है, ये तो हम जानते ही हैं इन सब चीजों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम कह सकते हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। पॉजिटिव चार्ज व्हेन अ बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, जब किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, तब हम कहते हैं कि उस बॉडी पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा नेगेटिव चार्ज, व्हेन अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगला पॉइंट, बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रिपल ईच अदर। तो हम यहाँ पे कहेंगे लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, और रिपल ईच अदर। तो यहाँ हम लिखना भी चाहेंगे when the two charges are either positive or negative, then it is called like charges। और अब बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की। when one charge is positive, charge and other charge is negative charge। तो अब रूल बहुत क्लियर है कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। क्या आप बता सकते हैं, आप लोगों से कोई बता सकता है उस साइंटिस्ट का नाम जिसने सबसे पहले ये पता लगाया था कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? कैन यू नेम द साइंटिस्ट? आपका थोड़ा जीके चेक कर लेते हैं। क्या आप उस साइंटिस्ट का नाम बता सकते हैं जिसने ये कहा था लाइक चार्ज, जिसने सबसे पहले फाइंडिंग थी जिसकी, ये लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? ये बिल्कुल गलत आंसर है। कूलम इज टोटली रॉन्ग आंसर। फैराडे ये एक और बहुत गलत आंसर है। ओके, दो आंसर मिले, दोनों गलत हैं।
तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं उस साइंटिस्ट का नाम जानने के लिए तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने ये सबसे पहले डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया था कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सॉरी रिपल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्लियरली पता चलता है कि आप लोग बुक्स की रीडिंग नहीं करते हैं, इसीलिए सब सारी गड़बड़ होती है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लिख लिया होगा इसे, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन बिटवीन प्लास्टिक रॉड्स रब्ड ऑन फर। एक प्लास्टिक रॉड को फर पे रब किया जाता है। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेन प्लास्टिक रॉड नाइदर अट्रैक्ट्स नॉर रिपल ईच अदर। ये हमारे पास दो प्लेन प्लास्टिक रॉड्स हैं। चलिए आपको थोड़ा ये लेजर पॉइंटर से बताते हैं। ये देखिए, हमारे पास दो प्लास्टिक रॉड्स हैं। जब हम इन दोनों प्लास्टिक रॉड्स को व्हेन वी ब्रिंग दीज टू प्लास्टिक रॉड्स नियरर टू ईच अदर तो हमें पता चलता है कि प्लेन प्लास्टिक रॉड्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपल ईच अदर। अब क्या करते हैं, हम दोनों प्लास्टिक रॉड्स को फर के साथ रब करते हैं। ये देखिए इस फिगर में आपको क्लियर है कि दोनों प्लास्टिक रॉड्स को फर के साथ रब करते हैं। तो बट आफ्टर बीइंग रब्ड विद फर द रॉड्स रिपल ईच अदर। ऐसा क्यों होता है कि जब दोनों प्लास्टिक रॉड्स को हमने फर के साथ रब किया और उसके बाद हम उन्हें पास लेके आए, व्हेन दे वी ब्रिंग देम नियरर टू ईच अदर, तब ऐसा क्यों होता है कि वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं? क्योंकि इसलिए होता है कि ये देखिए आपको क्लियर पता चल रहा है कि दोनों, जब एक प्लास्टिक रॉड को फर के साथ रब किया जाता है तो उसमें कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है बताइए? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इन दोनों को हमने फर के साथ रब किया, फिर तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड व्हेन ये इन दोनों प्लास्टिक रॉड्स जिन पर नेगेटिव चार्ज है हम पास लाते हैं तो क्या होता है? वो दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, क्योंकि लाइक चार्ज हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस क्या होते हैं? रिपेलिंग ईच अदर। तो एक पहला पॉइंट तो आ गया, व्हेन प्लास्टिक इज रब्ड with fur, it acquires negative charge। मतलब it, अच्छा, इसका क्या मतलब होगा नेगेटिव चार्ज? इसका एक और मीनिंग होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर टू प्लास्टिक रॉड। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन ग्लास रॉड रब्ड ऑन सिल्क। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको फिर से एक लेजर शो दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दो ग्लास रॉड्स हैं। जब इन दोनों व्हेन वी ब्रिंग बोथ द रॉड्स नियरर टू ईच अदर, जब दोनों रॉड्स को हम एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो हमें पता चलता है, वी कम टू नो दैट दे नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपल ईच अदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हमने दोनों ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया और सिल्क के साथ रब करने से ये देखिए, दोनों ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया और देन आफ्टरवर्ड्स, और फिर उसके बाद हम दोनों रॉड्स को पास लेके आए तो हमें पता चला कि दोनों दोनों रॉड्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपल कर रही है। तो यहाँ आपको डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों रॉड पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आप अच्छे से जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का क्या मीनिंग होता है? पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होता है
कि जो ग्लास रॉड हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, when glass rod is rubbed with silk, it acquires positive charge. That means electrons are transferred from glass rod to silk. तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्लास में आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया जाए। आप इसे नोट कर ले तो बता दें। तो ये देखिए, जो हमने ये लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये हमें मालूम होना चाहिए, दैट वी मस्ट नो दिस पॉइंट। अब देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद अपोजिट चार्जेस। यहाँ बिल्कुल एक लेजर शो में आपको बता देते हैं, समझने वाली बात है। तो देखिए, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक नेगेटिवली चार्ज, देखिए, और अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, प्लास्टिक रॉड को हमने फर के साथ रब किया, तो प्लास्टिक रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया है? नेगेटिव। और ये रही हमारी ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को रब किया था हमने सिल्क के साथ, तो उस पे कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है, जब इस प्लास्टिक रॉड और थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये प्लास्टिक रॉड है और ये हमारी ग्लास रॉड है, ठीक है। तो जब हम उन्हें एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो ये लेजर शो से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और प्लास्टिक रॉड पर कौन सा चार्ज आया था? जब फर के साथ उसको रब किया था, तो उस पर कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब फर पे कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव चार्ज। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ, जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया था, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब सिल्क पर क्या, कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब हम फर और सिल्क को एक दूसरे के पास लाए, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज बिल्कुल फंडामेंटल लाइन से क्या करें, स्टार्ट करें, बिकॉज in interaction with the several thousands or lakhs of students, I only come to know about one thing, कि कहीं ना कहीं फंडामेंटल वीक है। रीजन बहुत क्लियर है उस फंडामेंटल के वीक होने का, क्योंकि हम बुक रीडिंग नहीं करते हैं। तो बुक रीडिंग से ही फंडामेंटल नॉलेज क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, अब हमने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। So a body can be charged by friction. What is friction? When two bodies are rubbed together. When two bodies are rubbed together, such process is called friction. So a body can be charged. ये बहुत important point है, by friction. In friction, when two bodies are rubbed together. ये हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि फ्रिक्शन में क्या होता है भाई, दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी, उस पर आप जानते हैं कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगी, जो बॉडीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यही हमने लिखा है, वन बॉडी टू। चलिए थोड़ा इसको लेजर से बताते हैं।
electrons are transferred from one body to other body. As a result of this, one body becomes positively charged and other body becomes negatively charged. तो जब भी दो बॉडीज को एक दूसरे के साथ रब किया जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस रबिंग विद ईच अदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बॉडीज को हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। इस तरह से दोनों बॉडीज पर चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये आपको थोड़ा स्टूडेंट्स याद रखना है। ग्लास को सिल्क के साथ अगर रब किया जाए तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको लिख लीजिए जल्दी से। ओके, तो हैव रिटन इट, आपने इसे लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसे भी याद रखना पड़ेगा हमें। जब एबोनाइट एक मटेरियल है, व्हेन एबोनाइट इज रब्ड विद वूल, एबोनाइट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड वूल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। याद रखिए ये, क्योंकि कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम ये सब चीजें यूज करते हैं। तो एबोनाइट को जब वूल के साथ रब किया जाएगा तो एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ है वो वूल से एबोनाइट की तरफ हुआ है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। अब देखिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है +6 कूलम, दूसरा चार्ज है -2 कूलम। तो हम इन्हें मेथड ऑफ एल्जेब्रा से प्लस और माइनस से हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। इट कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमें किसी भी वेक्टर मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यूनिट ऑफ चार्ज, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में, SI सिस्टम में यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब डायमेंशन ऑफ चार्ज, आप में से कोई ऐसा है जो चार्ज की डायमेंशन बता सकता है या निकाल सकता है? अब थोड़ा हम इस पर बात करेंगे। वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट अब देखिए इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। चार्ज का यूनिट होगा कूलम और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो हम कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड, दैट इज वी कैन राइट 80। इसकी डायमेंशन आएगी 80, दैट मींस m0 l0 a1 t1। तो चार्जेस को एल्जेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं, इसके लिए हमें किसी वेक्टर मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये आप याद रखिए, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगी, a इंटू टी। तो आगे बढ़ते हैं। याद नहीं करना चाहिए, निकालना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमने एक पॉइंट बनाया है, इन चार्जिंग अ बॉडी इन
देखिए थोड़ा स्टेटमेंट, हाँ देखिए, इन चार्जिंग, ऐसे यहाँ पे एरो बनाइए, इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस। अब जब बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन जब हम दो बॉडीज को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है। एंड डेफिनेटली आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास तो होता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, उसका मास रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यही हम बताना चाह रहे हैं, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, द मास ऑफ बॉडी विल डिक्रीज एंड द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। बहुत बेसिक है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू ए बॉडी, if electrons are added to a body, the mass of body will increase। तो ये हमने यहाँ पर बताया है, इस डायग्राम से हमने इसे बताने की कोशिश करी है। ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है, तो उसका मास न्यूट्रल बॉडी के मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाए, एक न्यूट्रल बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाए तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उसका मास क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही हम बताना चाह रहे हैं, आप इसे अच्छे से नोट कर लें। इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस। ठीक है, अब ये आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चार्ज इज इनवेरिएंट। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनवेरिएंट का मीनिंग क्या है। आइंस्टाइन का जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, लिख दिया मैंने यहाँ पे, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू चार्ज। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल जब हम मास पर अप्लाई करते हैं तो ये कहता है, एक मिनट, तो थोड़ा इसको हम अच्छे से लिखेंगे, वो आपको यहाँ बता देते हैं। रिलेटिविटी प्रिंसिपल, m is the mass of body when body is moving with velocity v, और m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। तो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल कहता है, अगर एक मास किसी वेलोसिटी से एनी मूव्स विद एनी वेलोसिटी तो उसका मास क्या हो जाएगा, विल बी डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट मास। एक बॉडी जो रेस्ट में रखी है उसका मास डिफरेंट होगा, और एक जो मूविंग बॉडी है उसका मास डिफरेंट होगा। तो चार्ज इज इनवेरिएंट जब हम ये वर्ड यूज करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि आइंस्टाइन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इज नॉट एप्लीकेबल टू चार्ज। तो हम लिख सकते हैं, चार्ज एट रेस्ट इक्वल टू चार्ज एट मोशन। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक चार्ज है 5 कूलम, वो रेस्ट में रखा हुआ है, और वही 5 कूलम चार्ज अगर मूव करना शुरू कर दे तो क्या चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। अब देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये आप जरूर लिखिए, इंपॉर्टेंट है। चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब चार्ज इज एट रेस्ट, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हम जानते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, इफ चार्ज इज मूविंग, if charge is moving if charge is moving with constant velocity, it produces both electric field and magnetic field। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो जब चार्ज रेस्ट पे होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इसको लिख लीजिए आप। ये
बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, विच वी मस्ट नो। तो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी प्रिंसिपल चार्ज पर अप्लाई नहीं होता है। जितनी चार्ज की वैल्यू रेस्ट में होती है, अगर वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो उसका चार्ज वैल्यू चेंज नहीं होता है। चार्ज वैल्यू चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज इज अंडर एक्सलरेशन, और आप जानते हैं एक्सलरेटेड मोशन क्या होता है। इन एक्सलरेटेड मोशन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस। तो हम कह रहे हैं चार्ज इज अंडर एक्सलरेशन, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, it produces magnetic field and radiates energy। और रेडिएशन आप जानते हैं क्या है? वेव्स। it produces waves। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए accelerated charge produces electric field, magnetic field and radiates energy। मतलब वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यस, अब हम थोड़ा सब्जेक्ट में एंटर करने जा रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट exists in nature is the charge of an electron। तो यहां लगाइए फुल स्टॉप। तो स्मॉलेस्ट चार्ज किसे माना गया है? जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसे स्मॉलेस्ट चार्ज माना गया है। दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। और हम उसे इससे बताते हैं E इक्वल टू, और थोड़ा यहां हम यूनिट भी लिख देते हैं, कूलम। अब किसी भी बॉडी पर चार्ज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए किसी बॉडी ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम बॉडी पर चार्ज क्या लिख सकते हैं? -E। अगर किसी बॉडी ने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ओ सॉरी, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो हम फिर से इसे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी एक 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो एक ज्यादा है प्रोटॉन से, तो उस पर चार्ज क्या होगा? +1E। +1E। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइए कि हम जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है, पर चार्ज की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती तो उस पे चार्ज क्या आएगा? -1E। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, -2E। 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, -3E। 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, -4E। उसी तरह किसी बॉडी से 3 इलेक्ट्रॉन लूज बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, उस पे चार्ज आएगा +3। 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, +5E। 20 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगी, +20E। तो अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। सो चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी बॉडी पर हम चार्ज को हमेशा लिख सकते हैं, किसी भी बॉडी पर हम चार्ज को हमेशा लिख सकते हैं Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी। इसको आप याद रखिए, Q इक्वल टू एनी। और जहां पे n की वैल्यू है +-1 +-2। और आप जानते हैं कब प्लस साइन लेना है? जब बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती है तब चार्ज की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर देती है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पर हम चार्ज को लिख सकते हैं Q इक्वल टू एनी। द चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी रिटन एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसको नोट कर लीजिए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक बेसिकली बहुत सिंपल प्रिंसिपल है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, चार्ज ऑन ए बॉडी इज +16 कूलम। किसी बॉडी पर चार्ज +16 कूलम है, तो पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द बॉडी। तो बिल्कुल सिंपल है, आप क्या फॉर्मूला यूज करिए, Q इक्वल टू एन। फॉर्मूला यूज किया तो एन को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए एक लेजर बना देते हैं पॉइंटर। Q इक्वल टू एन, तो एन को आप क्या लिख सकते हैं, Q बाई चार्ज कितना है +16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो 1.6 से डेसिमल रिमूव किया तो ये हो गया 160 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1/10 टू द पावर -19। ये 16 160 को 10 टाइम्स क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और ये 10 टू द पावर -19 जब न्यूमरेटर में जाएगी तब ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये n आ गया 10 इंटू 10 टू द पावर +19, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 20। तो अब हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, बॉडी ने कितने, पहले आप लिख लीजिए। So body has lost how many electrons? So body has lost how many electrons? 10 to the 1 into 10 to the power 20 electrons. 1 into 10 to the power 20 electrons. ये आपका आंसर आ गया। तो ये सिंपल यूज ऑफ Q इक्वल टू एन ही है। समझ में आया आप लोगों को ये? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो जैसा कि आपको कहा गया कि कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज बताई जाए। अब हम थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट में शिफ्ट होने वाले हैं। Electric induction. What I should write about it? Only one word I should write about it. Most important. देखिए इसको लिखिए, अगर इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, क्या होगा, इंडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। तो पहले ये से समझ लें, जब एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाएगा तब प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगी। If a charged body is brought near a neutral body, the charged body will attract opposite charge and repel similar charge. पहले लिख लीजिए फिर आपको समझाते हैं। And repel similar charge present in the neutral body. आगे भी समझाएंगे, थोड़ा इसको यहाँ क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, और एक न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब है उस पर चार्ज 0 है। तो न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। ऐसा नहीं है। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज क्या होता है, तो आप डेफिनेटली आपका आंसर क्या है, 0 है। पर अगर हम बात करें क्या न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस होते हैं, होते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। जब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाएगा तो क्या होगा, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो ये पॉजिटिव चार्ज उन्हें क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो सारे नेगेटिव चार्ज इस साइड कलेक्ट हो जाएंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको रिपल करके दूसरे एंड पर भेज देगा। तो देखिए दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो एक न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो क्या होता है, जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को, ये आपको समझ में आया, जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाया जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इस बॉडी पर है, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करके अपने पास ले आता है और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उन्हें रिपल करके दूर भेज देता है, दूर वाले एंड पर भेज देता है। अब क्या होगा, तो ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब हम एक इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि मान लीजिए इस बॉडी पर कौन सा चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज है, और इसके पास अगर एक न्यूट्रल बॉडी को लाया जाए, इसके पास एक न्यूट्रल बॉडी को लाया जाए, तो उस न्यूट्रल बॉडी मैंने अभी आपको समझाया कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा अट्रैक्ट करके, और नेगेटिव चार्जेस को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा और दूसरे फार्दर एंड पर भेज देगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंडक्शन। इसको अच्छे से नोट करिए। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इज इट क्लियर टू यू? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक चीजों से आपको पढ़ाया जाए। तो ये प्रोसेस थी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन। लेकिन एक बात का आपको बड़ा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन और फ्रिक्शन में क्या बेसिक डिफरेंस है। फ्रिक्शन में दो बॉडीज आर मेड टू कांटेक्ट, उन्हें कांटेक्ट कराया जाता है, पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन में टू बॉडीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। वो एक दूसरे को टच नहीं करती है, तो कोई कांटेक्ट नहीं है बॉडीज के बीच में। बहुत पास रखा गया है दोनों बॉडीज को, बट देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। So that is the concept of इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब इसमें एक बहुत जोरदार चीज हम करने जा रहे हैं अगली स्लाइड में, और ये आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्या होंगे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, यही हमने यहाँ बताया। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्जेस होंगे व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर टू ईच अदर। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पॉजिटिव चार्ज है जो इस बॉडी पर, वो इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को अपने एंड पर अट्रैक्ट कर लेगा, और जो पॉजिटिव चार्जेस है उन्हें रिपेल कर देगा। ये तो मैंने आपको अभी बताया है, तो आप इसे जस्ट सिर्फ समझ लीजिए। चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हमने एक दूसरा एग्जांपल जनरेट कर दिया। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी में देखो भाई, ऐसा है कि न्यूट्रल बॉडी में जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो क्या होगा जब इस न्यूट्रल बॉडी को हम इसके पास लेके आएंगे, व्हेन दे ब्रॉट नियर टू ईच अदर। तो ये इसके अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज है, ये इसके अंदर के पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और नेगेटिव चार्जेस को दूसरे एंड पर पुश कर देगा रिपल करके। सो दिस इज द 23rd स्लाइड ऑफ द डे। आगे बढ़ते हैं। यस, ये है सबसे जोरदार चीज। ये आपके लिए स्पेशली डिजाइन करी गई है। अब देखिए, इसको आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है
इस बॉडी पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। इसका मतलब इस पर जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। और थोड़ा यहाँ पे इसे थोड़ा गलत लिखा गया है, इसे 0 कर लो। इसको सुधार लेते हैं। तो एक न्यूट्रल बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होगा, हम ये कहना चाहते हैं, और न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज भी 0 होगा। अब स्टेप 2 पर देखिए एंड एंजॉय दिस क्लास। क्या होगा जब हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लाएंगे? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के नेगेटिव चार्जेस को क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये तो यहाँ पे ही हम बता चुके हैं, यहीं पर हम बता चुके हैं। एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी, यहीं पर हम इसे क्लियर कर चुके हैं। जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी लेके आएंगे हम पास में, तो उसका नियरर एंड, पास वाला जो सिरा है, नियर एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और फार्दर एंड, दूसरा एंड, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब स्टेप 2 में हमने क्या करा? इस न्यूट्रल बॉडी को हमने अर्थ से कनेक्टेड कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थिंग। ये जो आपको दिख रहा है ये अर्थिंग है। तो क्या होगा? अर्थिंग करने से क्या होगा? तो जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अर्थ में चला जाएगा। अब इस पर बच जाएगा कौन सा चार्ज? अब इस पर कौन सा चार्ज बच जाएगा? नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। अब इसका पोटेंशियल 0 क्यों लिया गया है? इसलिए लिया गया है क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। अब स्टेप 3 में हमने अर्थिंग, अनचार्ज बॉडी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ। तो अब देखिए कितनी जोरदार चीज हो गई। इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी पे अब कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। इसे हम कहेंगे चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन। चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन। चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन। डायग्राम से आप उसको समझने की कोशिश करिए, बहुत इजीली समझाया गया है। जब एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी लाई जाती है, तो एक एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज सॉरी, और दूसरा एंड क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अभी इस पर चार्ज क्या है? 0 है, पोटेंशियल भी 0 है। अगर हम अब इसके इस एंड को अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। और अब इस पर नेट चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव तो चला गया अर्थ में, तो बच क्या गया? नेगेटिव चार्ज बच गया। तो इस पर चार्ज कितना है? नेगेटिव। पर इसका पोटेंशियल अभी भी 0 क्यों है? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू अर्थ। अब हम अर्थिंग को हटा देते हैं, अर्थिंग को हटा देते हैं, अर्थिंग को हटा देते हैं। तो अभी अर्थ है, अगर हम अर्थिंग को हटा देंगे, तो ये देखिए, ये डायग्राम यहाँ बन रहा है। तो अब इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव चार्ज आ गया और इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया? नेगेटिव। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इंडक्शन से, इलेक्ट्रिक इंडक्शन से, अर्थिंग को यूज करके हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज बॉडी, और ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अभी इस पर चार्ज क्या है? 0। पोटेंशियल भी क्या है? 0। अब क्या होगा जब हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आएंगे? व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल ब्रिंग देम नियरर टू ईच अदर? तो इसका जो नियरर एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूर वाला एंड, फर्दर एंड, पॉजिटिव, और सॉरी, फर्दर एंड क्या हो जाएगा? आप खुद बताइए, फर्दर एंड क्या हो जाएगा? क्योंकि इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस माइनस माइनस। अब हमने क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? ये बहुत जोरदार बात है, आप इसको सीखिए। अब हम
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी को अर्थिंग देंगे। क्या देंगे? अर्थ करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। फिर अर्थिंग को हम रिमूव करेंगे, तो अब इस पर कौन सा चार्ज बचेगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आप लोग असल में प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है? किसी की भी प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, किताबें पढ़ते ही नहीं है। सारा दिक्कत की वजह क्या है? यही है। तो ये जो आपका है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो डायग्रामेटिक है, ये इसे आप नोट कर लीजिए। तो इंडक्शन से क्या हम चार्जिंग कर सकते हैं? यस, हम इंडक्शन से चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये वही चीज हमने रिमूव एक बार फिर आपको बता दी। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन समझ में आया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे आपको समझा देते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती है। कितनी प्लेट्स होती हैं? इंडक्शन का आपको एक यूज सिखा देते हैं। एक प्लेट होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, इस पर कितना चार्ज है? प्लस क्यू। अब इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास हम एक दूसरी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट लेके आ रहे हैं। दिख रही है आपको? क्योंकि इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो उसके इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस एंड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पर तो प्लस है ये चार्ज, तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब हम सेकंड प्लेट के आउटर एंड को, सेकंड प्लेट के आउटर एंड को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, ये सारा जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये अर्थ में चला जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? अर्थ को रिमूव कर देते हैं। अर्थिंग इज रिमूव्ड, अर्थिंग इज रिमूव्ड। अर्थ को हम रिमूव कर देते हैं। फिर क्या होता है? अब हमारे पास दो प्लेट बच गई। इस पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इस पर चार्ज कितना है? माइनस क्यू। तो आप देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल है। सेकंड प्लेट को हमने चार्ज ही नहीं दिया। सेकंड प्लेट जो आपको दिख रही है, ये फर्स्ट प्लेट है। सेकंड प्लेट जो आपको दिख रही है, हमने उसको चार्ज ही नहीं किया। बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक इंडक्शन हमने उसे चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बताए हैं आप सब लोग। अब ये तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। नो आंसर। तो इंग्लिश में दो वॉइस हो, एक्टिव वॉइस और पैसिव, इनएक्टिव। तो लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन में क्या है, फिर आगे चल के फिर स्टूडेंट से क्वेश्चंस बनते नहीं है, फिर बोलते हैं सर समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा? रीड योर बुक्स। अब देखिए अगला कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड। अब देखिए, इफ एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डज नॉट चेंजेस विथ टाइम। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आइसोलेटेड सिस्टम, अब मान लीजिए दो स्फीयर है, इस पर चार्ज है 20 कूलम और इस पर चार्ज है 10 कूलम, और अगर हमने इन्हें एक वायर से कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और अब इस पर चार्ज हो गया मान लीजिए 13 कूलम, तो इस पर चार्ज कितना होगा? क्योंकि ये चार्ज का जो एक्सचेंज आपस में कर रहे हैं,
बाहर से ना ये चार्ज ले रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये दो स्फीयर, चार्ज स्फीयर मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। इसका मतलब ये है ना ये बाहर से चार्ज ले रहे हैं ना बाहर किसी को चार्ज दे रहे हैं। तो जो भी चार्ज का एक्सचेंज कर रहे हैं वो आपस में कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज कनेक्ट करने से पहले कितना था? 20 + 10 13, अभी भी 13 होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको अप्लाई करेंगे कई बार कई चीजों में तो आपको समझ में आएगा। अब चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब फिर ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ये लिख लीजिए। When a charged body is brought in contact with a neutral body, then the same type of charge appears on both the bodies. अब आगे चल के एग्जाम्पल्स आएंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। When two identical spheres with charge Q1 and Q2 touch together and separated, the charge on each sphere will be Q1 plus Q2 by 2. अब मान लीजिए इस पर चार्ज है 20 कूलम और इस पर चार्ज है 40 कूलम। अब हम इन्हें आपस में टच करा देते हैं और फिर सेपरेट कर देते हैं। तो अब इस पे नया चार्ज क्या होगा? दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो नया चार्ज होगा 30 कूलम 30 कूलम 30 कूलम 30 कूलम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक और बात है, आइडेंटिकल स्फीयर। आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब है उनकी रेडियस सेम होनी चाहिए। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब रेडियस क्या होगी, जब रेडियस क्या होगी, सेम होगी। अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे पढ़ना पड़ता है तब जाके चीजें क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। ये सब नहीं पढ़ने के, टेक्स्ट बुक की रीडिंग नहीं करने के। हम किताब तब ओपन करते हैं जब हमारा कोई एग्जामिनेशन होता है। यू शुड रीड द बुक, यू शुड गेन द नॉलेज। अब जैसे मान लीजिए इस पे चार्ज है से 40 कूलम और इस पे चार्ज है -10 कूलम। हमने इन दोनों को टच करा दिया और फिर सेपरेट कर दिया। तो अब दोनों पे नया नया चार्ज क्या होगा? कौन बताएगा? 40 - 10 डिवाइडेड बाय 2, 15 कूलम। तो अब देखो क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों स्फीयर की रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं दे शुड बी आइडेंटिकल स्फीयर्स। तो ऐसे इनको चीजों को करा जाता है।